ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हमारे प्रॉक्सी ज्ञान की सीरीज़ में हम अपने लेबर लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। वो है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के ऑब्जेक्टिव की बात करें, पर्पस क्या है, तो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। यानी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट में जो भी सेफ्टी रिक्वायर्ड है वर्कर के लिए, साथ में वर्कर की हेल्थ और वर्कर का वेलफेयर, ये तीन बातों में फैक्ट्रीज एक्ट में बात होती है। अब डिस्कशन को आगे ले जाएं तो फैक्ट्रीज एक्ट में कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि फैक्ट्रीज का हैफेसेट ग्रोथ नहीं होना चाहिए। हैफेसेट ग्रोथ होता है तो क्लाइमेट को डैमेज जो क्लाइमेट डैमेज है वो भी ज़्यादा होगा। तो हैफेसेट ग्रोथ नहीं करनी है हमको, और हमेशा फैक्ट्री के क्रिएशन के पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इस फैक्ट्रीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको घुमा सकता है, कह सकता है कि एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के रिवोक हो जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे भी इसकी लागू होता है। ये सारे तरह की फैक्ट्रीज कवर करता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। दोस्तों, फैक्ट्री की डेफिनेशन में हम पहले देख चुके हैं कि फैक्ट्री वो एक प्रोसेस है या वो एक एंटरप्राइज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आए, वो सभी फैक्ट्री एक्ट के एम्बिट में आते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ में जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, राइट, जो कि पावर यूज़ कर रहे हैं, और 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, यानी वर्कर्स मोर देन 10, वर्कर्स अगर मोर देन 10 हैं और अगर पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मोर एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि विथ पावर के साथ 10 प्लस वर्कर्स, कहते हैं ना 10, और विदाउट पावर के साथ 20 प्लस वर्कर्स। ये पावर क्या है? ये वही है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विद पावर, विदाउट पावर, 10 वर्कर्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहाँ से काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट में 120 सेक्शन है, 3 शेड्यूल्स हैं, याद रखिएगा 3 लिस्ट हैं। और ये 3 शेड्यूल क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट की पहली लिस्ट में क्या है। तो फैक्ट्री एक्ट की पहली लिस्ट में उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जो हजार्डस हैं। तो शेड्यूल 1 में हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है, और हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे थोड़ी सी रोकथाम लगती है। लिस्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के परमिसिबल लेवल हैं जो कि अलाउड किए गए हैं एनवायरनमेंट में जिनकी रिलीज़ को। लिस्ट 3 की बात करें तो कुछ नोटिफिएबल डिजीज़ेस हैं जो रिलेटेड हैं किससे, फैक्ट्री एक्ट से या फैक्ट्रीज से। तो बड़ा सिंपल तरीका है, शेड्यूल 1 में हजार्ड है, शेड्यूल 2 में ऐसे केमिकल्स हैं जो हजार्ड हैं, और शेड्यूल 3 में उन सब से होने वाली बीमारियां हैं। एक्चुअली क्या है, आपको फैक्ट्रीज एक्ट को इन डेप्थ तो पढ़ना नहीं है, आप कोई वकालत की तैयारी तो कर नहीं रहे कि फैक्ट्रीज एक्ट को एकदम इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसीलिए सिंपली याद रखिए कि लिस्ट 1 में प्रोसेस है जो कि हजार्डस है। वो प्रोसेस में यूज़ क्या होता है, सब्सटेंस, तो वो लिस्ट 2 में है जो कि क्या है, हजार्डस है। और लिस्ट 3 की बात करें तो उसमें डिजीजेस हैं जो कि इन हजार्ड्स की वजह से होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जहाँ से सवाल आता है। अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमें डिस्कस करना है, और इन प्रोविजंस को अपने दिमाग में लेके चलिएगा। और सेक्शंस याद करने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जो कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे
फैक्ट्री में सबसे पहले कि फैक्ट्री में फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंस किस तरह का होना चाहिए, तो सेक्शन 11 में कहा गया है साफ़ सफाई होनी चाहिए। वेस्ट और कचड़ों के लिए प्रॉपर डिस्पोजल मैनेजमेंट होना चाहिए। सेक्शन 12, फैक्ट्री में वेंटिलेशन सफिशिएंट होना चाहिए। फैक्ट्री में रीजनेबल टेम्परेचर हो ताकि एम्प्लॉयज़ आराम से काम कर सकें। सेक्शन 13 में है। डस्ट और फ्यूम्स जो हैं फैक्ट्री में वो परमिसिबल लिमिट से नीचे होनी चाहिए। सेक्शन 14, तो याद रखिएगा बिलो परमिसिबल लिमिट्स लिखा हुआ है, नॉट अबव, नॉट बराबर। सेक्शन 14 कहता है कि जो डस्ट और फ्यूम्स हैं वो परमिसिबल लेवल से नीचे होना चाहिए, राइट। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन शुड बी एट प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड लेवल। थोड़ी बहुत उमस भी होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक साथ भर के काम करा रहे हैं। लाइटिंग, बिजली, पानी, लैट्रिन्स, स्पिटून्स, ये सब आपको प्रोवाइड करना है। सेक्शन 17 से 19। तो आपको देखा ये है बता रहा है कि हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जो है, आपकी जो हेल्थ और वर्किंग कंडीशन है ये सब कहाँ दी हुई है। सेक्शन 17 से लेकर 19 तक। कौन सी एक्ट में? फैक्ट्रीज एक्ट में। फैक्ट्रीज एक्ट कब का है ये? 1948 का है, राइट। एडिक्वेट स्पिटून्स यानी थूकदान, ये भी होना चाहिए। तो ये आपको फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंस बता रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, राइट। याद रखेंगे अपन। वेलफेयर की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया है कि वॉशिंग, सिटिंग, स्टोरिंग क्लोथ्स व्हेन नॉट वॉन्ट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा, राइट। एडिक्वेट फैसिलिटीज़। इफ अ वर्कर हैज़ टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग अरेंजमेंट टू टेक शॉर्ट रेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर वर्कर का कुछ ऐसा काम है जो कि खड़े रह के करना चाहता है तो उसको बैठ के आराम करने की व्यवस्था भी देनी है, ये सेक्शन 44 में लिखा है। और फर्स्ट एड बॉक्सेस का होना, मेंटेन होना, ये बहुत ज़रूरी है सेक्शन 45 में। वेलफेयर के अंडर अंडर याद रखेंगे कि आपको बैठने, आराम करने, कपड़े धोने या हाथ मुंह धोने, जो भी कुछ करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेक्शन 42 में दिया हुआ है। अगर आपका काम खड़े रह के काम करने का है तो बैठने का और एडिक्वेट रेस्टिंग का जगह होना चाहिए, सेक्शन 44। सेक्शन 45 कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर है कोई लार्ज फैक्ट्रीज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि होनी चाहिए। तो फॉलोइंग फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय लार्ज फैक्ट्रीज, जैसे एम्बुलेंस रूम इफ 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं अगर तो कैंटीन होनी चाहिए। और लाइटेड होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और बेटर पोजीशन पे होनी चाहिए। ऐसी जगह नहीं बना दिया आपने कि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ से। सेक्शन 46 है। उसके बाद अगर आपके पास 150 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो आपको रेस्ट रूम, शेल्टर्स विद ड्रिंकिंग वाटर रखना है, सेक्शन 47 में। क्रैश फैसिलिटी रखनी है अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं एम्प्लॉयड हैं। क्रैश फैसिलिटी वो होती है जहाँ पे अपने बच्चे को आप रख सकते हो, सेक्शन 48। एक ऑफिस फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं आपके पास तो फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। उसमें भी क्या, आपको जहाँ पे भी वर्कर्स बोल रहा है, जैसे 250 से ज़्यादा वर्कर है तो कैंटीन, 500 से ज़्यादा वर्कर है तो एम्बुलेंस, 150 से ज़्यादा वर्कर है तो रेस्ट रूम, 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो क्रैश फैसिलिटी, 500 से ज़्यादा वर्कर पे वेलफेयर ऑफिसर, राइट। तो वेलफेयर ऑफिसर और एम्बुलेंस। सेफ्टी ऑफिसर कब? जब 1000 से ज़्यादा वर्कर है। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं इस चीज़ को। सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 वर्कर्स, 500 वर्कर्स, 250 वर्कर्स, 150 वर्कर्स, 30 फीमेल वर्कर्स। तो 1000 वर्कर्स में आपके पास सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। 500 वर्कर्स में दो चीज़ें हैं, पहला एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, दूसरा वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, ठीक। 250 वर्कर्स, 150 वर्कर्स और 30 वर्कर्स,
30 फीमेल्स वर्कर्स हैं तो क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट। 250 वर्कर्स में आपको यहाँ पे दिखाई दिया था कि कह रहा था कि 250 वर्कर अगर हैं तो प्रॉपर उनके लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपसे देखेंगे, इफ़ यू विल फाइंड दैट 250 वर्कर्स आर देयर, तो जस्ट अ मिनट, if 250 workers are there, then you need to provide them with canteen, and 150 workers are there, then you need to provide them with restroom. तो ये provisions हैं, these are the provisions in Factories Act 1940, right. These are the conditions that have to be provided to you all. With respect to safety, this is also very important area. Safety of the workers is of utmost important, and working hours are also important. So with respect to safety, सभी मशीन्स में फेंसिंग होनी चाहिए, और वो सभी मशीन्स में जो मोशन में है उनमें तो मैंडेटरी फेंसिंग होनी चाहिए, तभी वर्कर्स क्या होंगे, बच पाएंगे। सेक्शन 21 to 27, जो हॉइस्ट है, जो लिफ्ट है, वो सब प्रॉपर कंडीशन में हो। सेक्शन 28, 29, प्रेशर प्लांट्स को चेक करते रहिए। सेक्शन 31, फ्लोर, स्टेयर्स, मीन्स ऑफ एक्सेस शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड फ्री फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और ज़मीन, सीढ़ी और उन सबको एक्सेस करने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑफिस, फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पे आंखों को खतरा हो सकता है, डेंजरस डस्ट निकलती है, गैस निकलती है, तो उसके लिए आपको सेफ्टी अप्लायंस भी देना पड़ेगा। सेक्शन 35, 36, वर्कर इज ऑल्सो अंडर ऑब्लिगेशन टू यूज द सेफ्टी अप्लायंसेस, ही शुड नॉट मिस यूज एनी अप्लायंस, कन्वीनियंस और अदर थिंग्स प्रोवाइडेड। ये सेक्शन 111 वर्कर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, कह रहा है कि वर्कर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि उसको सेफ्टी अप्लायंसेस को ढंग से यूज़ करना है, सलीके से यूज़ करना है। हजार्डस सब्सटेंसेस अगर है तो एडिशनल सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं, सेक्शन 41A से लेके सेक्शन 41H तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को आप पढ़ेंगे शेड्यूल 2 के साथ। हजार्डस सब्सटेंसेस जिनकी परमिसिबल लिमिट्स हैं, उनका जो यूजेज है वो बहुत कॉशन, बहुत आराम से ध्यानपूर्वक करना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, सेक्शन 38। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जेनरिक है। सेक्शन 38 कहता है कि फायर फाइटिंग का जो डिवाइस है, आजकल तो सब जगह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो 1000 से ज़्यादा वर्कर्स जहाँ पे रहेंगे वहाँ सेफ्टी ऑफिसर्स काम करेगा, सेक्शन 40B। तो आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट में पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि एक वर्कर की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, साथ में जो कंडीशंस, जो पूरी फैसिलिटी है वो भी ऐसी हो, कंड्यूसिव हो कि सब कोई वहाँ पे आसानी से काम कर सके, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की फैक्ट्रीज एक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें वर्किंग आवर्स की है, और वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि कितने घंटे का काम आपको पूरे हफ्ते में करना रहता है। सेक्शन 51 कहता है फैक्ट्रीज एक्ट का कि अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। यानी अगर आप 6 डेज अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 8 आवर्स पर डे काम करेंगे। वहीं अगर आप 4 डेज काम कर रहे हैं तो आप 12 आवर्स पर डे काम करेंगे। उसके बाद एक वीकली हॉलीडे जो है वो कंपलसरी होती ही है। अगर इफ ही इज आस्क्ड टू वर्क ऑन वीकली हॉलीडे, ही शुड हैव अ फुल हॉलीडे ऑन वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली और आफ्टर द नॉर्मल डे ऑफ हॉलीडे। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई संडे को काम कर रहा है, किसी का संडे अगर वर्किंग है, राइट, तो उसको मंडे से लेके वेडनेसडे के बीच में क्या मिलना चाहिए, मंडे से लेके वेडनेसडे के बीच में ऑफ मिलना चाहिए, राइट। सेक्शन 52 क्लॉज 1 उसको
किसी भी कीमत पे 9 घंटे इन अ डे से ज़्यादा आप एंगेज नहीं करा सकते। एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट, हर आधे घंटे का रेस्ट 5 घंटे के बाद आपको देना ही पड़ेगा। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन 10.5 आवर्स। रेस्ट को मिला के टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन 10.5 hours. This is very important. A worker should be given a weekly holiday. Overlapping of shift is not permitted. Shifts जो overlap कर जाएं, दूसरा आए और आप कंटिन्यू करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Notice of period of work should be displayed. Notice of period of work should be displayed. यानी आपका जो ऑफिस आवर है, फैक्ट्री आवर है, काम करने का जो आवर है, वो मेंशन होना चाहिए। तो जैसे कि आपको कह रहे हैं कि कोशिश करना है कि 48 घंटे से ज़्यादा पूरे हफ्ते में काम ना हो, हफ्ते में एक छुट्टी मिले। वर्किंग डे पे अगर छुट्टी है तो फिर आपको मंडे टू वेडनेसडे के बीच में छुट्टी मिले। किसी भी कीमत पे कोई भी व्यक्ति अगर मर्जी से भी एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब होता है ना कि हम ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम भी ऐसा नहीं होगा कि वो 9 आवर्स इन अ डे से ज़्यादा चला जाएगा, राइट। 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट बनता ही है। और शिफ्ट को भी मिला दें, अगर टोटल वर्क पीरियड की बात करें जिसमें हम रेस्ट को भी मिला दे रहे हैं, तो 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेक्शन 56, राइट। अब आप बात कर रहे हैं ओवर टाइम की, तो अब हम आ रहे हैं अगले पार्ट पे, ओवर टाइम वेजेस पे। ओवर टाइम वेजेस पे अगर कोई एक वर्कर है जो 9 आवर्स अ डे से ज़्यादा काम करे, या if a worker works beyond 9 hours a day or 48 hours a week, overtime wages are double the rate of wages payable. Overtime wages जो हैं वो डबल होती हैं, यानी कि सिंपली बात है कि सुबह के 10 AM से लेके शाम के 7 PM तक, 10 AM से लेके 7 PM तक अगर आप लेट से 5 आवर्स 500 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं, इसको मैट्रिक्स को सिंपल रखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि लेट से आप 1 घंटे का 100 रुपये कमाते हैं, तो 10 से लेके 7 घंटे में आप लेट से 800 रुपये कमा रहे हैं। बिकॉज इसमें क्या है, 1 आवर का ब्रेक इंक्लूडेड है। अब आप 7 PM से लेके 9 PM तक 2 आवर्स का क्या किया आपने, ओवर टाइम। तो सेक्शन 59 के हिसाब से इन 2 आवर्स का पेमेंट आपका हो जाएगा ₹200 इंटू 2, 400 आपका ओवर टाइम पेमेंट होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओवर टाइम वेजेस जो है वो डबल होती हैं रेट ऑफ वेजेस के। रेट ऑफ वेजेस हमने आपको बताया 100 रुपये घंटा अगर आपको मिल रहा है तो फिर 2 घंटे का 400 रुपये। एक वर्कमैन जो है वो एक साथ 2 फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। ये डबल एम्प्लॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा जेनरिक एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि क्या फैक्ट्रीज एक्ट सिर्फ मालिकों पे रोकथाम लगाती है, वर्कर्स पे नहीं लगाती। तो वर्कर को भी कहता है कि आप डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, राइट। ओवर टाइम वेजेस तब पेएबल नहीं होते हैं जब वर्कर क्या हो, टूर पे हो। ऐसा ना हो कि घूमने चले गए, काम करने गए थे पर घूमने चले गए और ओवर टाइम मांग लिया, राइट। टोटल वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम, उसमें भी रोक है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आपने काम कर रहे हैं और फिर मर जाएं तो फैक्ट्री को बोलें। ओवर टाइम के साथ भी आपको देखिए ब्रेक लगा रहा है, कह रहा है कि टोटल वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एक्सीड 60 इन अ वीक एंड टोटल ओवर टाइम आवर्स इन अ क्वार्टर शुड नॉट एक्सीड 50। मतलब कि एक हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा का ओवर टाइम भी नहीं करना है। मतलब कि 12 पंचे 60, राइट। तो आप मैक्सिमम है कि 5 दिन काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, तो आप 8 घंटे तो ड्यूटी कर रहे हैं, 4 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं। तो यहीं लिखा हुआ है कि आपके टोटल वर्किंग आवर्स ओवर टाइम को भी मिला दें तो 60 के ऊपर नहीं होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम शुड बी मेंटेन्ड। एन एम्प्लॉई वर्किंग आउटसाइड द फैक्ट्री premises like field workers etc on tour outside quarters are not entitled to overtime।
अगर कह रहा है कि कोई एम्प्लॉई है जो कि फैक्ट्री प्रेमाइस के बाहर काम करता है या फील्ड वर्क है, या वो ऐसा है कि घूम घूम के उसका काम रहता है अदर हेडक्वार्टर्स में, तो वो ओवर टाइम के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आर अनंथन वर्सेस एवरी इंडिया में बोला था, राइट। दिस इज डिसाइडेड बाय मद्रास हाई कोर्ट। दिस इज डिसाइडेड बाय मद्रास हाई कोर्ट। वुमेन एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो वुमेन वर्कर कैनॉट बी एम्प्लॉयड बियॉन्ड 6 AM to 7 PM। शाम को 7 बजे के बाद आप महिलाओं को काम नहीं करा सकते। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी क्लास ऑफ फैक्ट्री को एग्जाम्शन नहीं दे सकती, और 10 से रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक वो वुमेन कैनॉट बी परमिटेड टू वर्क इवन इफ इट इज ओवर टाइम। इवन इफ इट इज ओवर टाइम में भी महिलाओं को रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक काम नहीं करा जा सकता, राइट। शिफ्ट चेंज कैन बी ओनली आफ्टर वीकली और अदर हॉलीडे एंड नॉट इन 15। शिफ्ट जो है वो आपको अगर एकदम समय चेंज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपकी वीकली छुट्टी के बाद या जब भी आप छुट्टी लेते हैं उसके बाद होगी, बीच में शिफ्ट चेंज नहीं होती है। बड़े सिंपल फैक्ट्स हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए इनको लिखते हुए चलेंगे। बीच में शिफ्ट चेंज नहीं होती है। शिफ्ट चेंज करनी है तो पूरा वीक पूरा निकलने दीजिए, या जिस भी दिन वो छुट्टी लेती है एम्प्लॉय, उसको शिफ्ट चेंज होगा, राइट। और ये वोमेन से रिलेटेड है, मेल के लिए चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। नाइट शिफ्ट की बात करें अगर महिलाओं की, तो नाइट शिफ्ट में कुछ परिवर्तन फैक्ट्रीज एक्ट में बोले गए और बोला गया कि यार महिलाएं भी कई कई शहर में हैं जहां पे नाइट वर्क करना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 66 फैक्ट्रीज एक्ट का अमेंड करने का सोचा और महिलाओं को शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक अलाउ किया, राइट। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट और हमारी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक नज़र आई क्योंकि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही थी कि उनका जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का दौर है जहाँ पे गवर्नमेंट इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स लगा रही है, तो वुमेन कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे इस इंडस्ट्री में। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेटली फिर इंटरवीन किया और फिर अलाउ किया। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग द अपैरल सेक्टर, एवरीबडी इज एबल टू मेक द वुमेन वर्क इन द नाइट। ये डिसीजन जो है एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद लिया गया, और इस बिल के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि वो नाइट शिफ्ट फैक्ट्रीज में किस तरह के होंगी, वो नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे स्टेट बना सकता है, राइट। जब बात करें कि महिलाएं रात को काम करेंगी तो जो एम्प्लॉयर है, जो काम करा रहा है, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी देखनी है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन टू द वुमेन वर्कर्स को भी ध्यान रखना है। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्सन ऑथराइज्ड जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, तो वो क्या कर सकता है, नाइट में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट अलाउ कर सकता है आफ्टर कंसल्टिंग द वर्कर्स और द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंसर्न एम्प्लॉयज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। State governments are also empowered to frame their own rules for allowing such permissions. स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो इंस्पेक्शन करके फैक्ट्रीज एक्ट में पूछ सकता है, और बाकी लोग अगर सहमति दें तो फिर क्या हो सकता है, बाकी लोग अगर सहमति दें तो महिलाओं को शाम को काम करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, राइट। और स्टेट के पास पावर है कि वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अपनी खुद की अलग अलग कंडीशंस बना सकता है। जैसा कि आपको पता है कि लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो दोनों यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पे कानून जो हैं बहुत सलीके से बना सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ वर्कमैन की बात करें तो एक रजिस्टर जो है वर्कर्स का मेंटेन होना चाहिए। किसी भी वर्कर को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो काम करे जब तक उसका नाम रजिस्टर पे ना लिखा जा रहा हो। रिकॉर्ड ऑफ ओवर टाइम जो है वो भी मेंटेन किया जाता है सेक्शन 62 के अंडर।
दूसरी बात, अब वर्कर क्या करेगा, काम करने के साथ साथ छुट्टी भी बहुत लेगा। तो लीव के ऊपर भी फैक्ट्रीज एक्ट में डिटेल में चर्चा की गई है, राइट? डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अ वर्कर इज एंटाइटल्ड इन एवरी कैलेंडर ईयर annual leave with wages at the rate of 1 day for every 20 days of work performed in the previous calendar year. A worker is entitled every calendar year, हर कैलेंडर ईयर में एक एनुअल लीव उसको मिलनी चाहिए जिसमें उसको एक दिन की वेजेस मिलेंगी फॉर एवरी 20 days of work performed in the previous calendar year, provided that he had worked for 240 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। यानी कि वे लीव के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्या कर रहे थे। प्रीवियस ईयर में अगर आप 24 डेज से ज़्यादा काम किए हैं, सॉरी 24 कह रहे हैं, 240 डेज से ज़्यादा काम किए हैं, राइट, तो आपको 20 दिन के काम करने के बाद एक दिन का छुट्टी आप डिजर्व करते हैं। मानते हैं? चाइल्ड वर्कर जो है उसको हर 15 दिन पे एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, अदर देन योर वीकली हॉलीडेज। 240 दिन को कैलकुलेट करते हैं तो अर्नड लीव, मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स या ले ऑफ, ऐसे वाले दिन को भी कंसीडर किया जाता है। 240 दिन का अगर आपका रोजगार देखेंगे तो वो जो लीव जो आपने कमाई थी, मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते की, और अगर कोई कंपनी ले ऑफ कर रही है टेम्परेरी पीरियड के लिए तो वो सब को क्या किया जाता है, will be considered, but leave shall not be earned on those days. Section 79 कहता है leave can be accumulated up to 30 days in case of adult and 40 days in case of a child. आप अपनी छुट्टियां 30 दिन तक accumulate कर सकते हो, उसके बाद आपकी leaves गायब हो जाएंगी। Leave admissible is exclusive of holidays occurring during, leave admissible जो है, जो आपको leaves मिल रही हैं, right, वो आपको जो त्यौहार की छुट्टी मिलती है, जो भी हमेशा आपके लीव पीरियड पे, उससे अतिरिक्त मिलेंगी। वेज फॉर पीरियड मस्ट बी पेड बिफोर लीव बिगिंस इफ लीव इज फॉर 4 और मोर डेज। 4 या 4 से ज़्यादा दिन की छुट्टी अगर पड़ रही है, सेक्शन 81 में कहा गया है, तो आपको वेतन जो है वो पहले ही दे देना पड़ेगा। लीव कैनॉट बी टेकन फॉर मोर देन 3 टाइम्स इन अ ईयर। 3 बार से ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते। एप्लीकेशन फॉर लीव जो है वो नॉर्मली रिफ्यूज़ की जाती है, और ये मिनिमम बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयर चाहे तो हायर या एडिशनल बेनिफिट्स दे सकता है। यानी ये तो बेयर मिनिमम बेनिफिट्स हैं जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में आपको रखने ही रखने हैं। आप चाहो तो इनके ऊपर भी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे सकते हो, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि वेजेस ऑफ ओवर टाइम और लीव सैलरी, ओटी और लीव सैलरी का क्या होता है। वेजेस फॉर लीव एनकैशमेंट, मान लो आपने छुट्टी ली ही नहीं तो आप उसको सब कैश कराना चाहते हो, और ओवर टाइम जो है वो डियरनेस अलाउंस में इंक्लूड हो जाता है, और इसमें किसी भी तरह का बोनस या ओवर टाइम नहीं है, राइट। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी कीमत पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। 14 साल और 15 साल के बच्चे हैं तो आप इनको 4.5 घंटे पर डे और रात में इंक्लूड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 71। और राइट, ही शुड बी सर्टिफाइड फिट, सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा बच्चा जो है वो हिस्ट पुस्ट डिक्लेयर होना चाहिए। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के बीच में आप बच्चे से काम नहीं करा सकते, सेक्शन 71 कहता है। पर्सन जो बच्चा जो 15 साल का है पर 18 साल से कम का है और उसको एडोलिसेंट ट्रीट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो एक अडल्ट की तरह एम्प्लॉय हो सकता है अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है कि वो फुल डे काम के लिए एलिजिबल है। एक एडोलिसेंट को परमिट नहीं होता है कि वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में काम करे, और फीमेल एडोलिसेंट है तो और रुकावटें हैं। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स जो है वो अलग मेंटेन करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट कितना स्ट्रिक्ट होता होगा कोर्ट्स और सॉरी जेल्स के अंदर, राइट, कितना स्ट्रिक्ट होता होगा। जेल, एडोलिसेंट को जेल वेल हो रही है।
लेकिन फैक्ट्रीज में भी ब्लैटेंट वायलेशन परमिसिबल नहीं रहता है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। नोटिस बोर्ड की बात करें तो एक नोटिस है जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे शॉर्ट में लिखे होने चाहिए, और उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले होने चाहिए। नेम और एड्रेस ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो भी पता होना चाहिए। सर्टिफाइंग सर्जन का नाम भी डिस्प्ले होना चाहिए नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और आप मैक्सिमम फैक्ट्रीज विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, राइट। नोबडी रिस्पेक्ट्स दैट। Further, if we move ahead, then we'll find notice of accidents and diseases. एक्सीडेंट जिससे कि डिसेबलमेंट हो जाए ऑफ मोर देन 48 आवर्स, डेंजरस अकरेंस, या कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें कर ले जिससे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाए, तो वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को फैक्ट्री को बताना ज़रूरी है। सेक्शन 88 डेंजरस अकरेंसेस और स्पेसिफाइड डिजीजेस से अगर रिलेटेड कुछ है तो वो भी आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बताना ज़रूरी है, सेक्शन 88A में और 89 में। हजार्डस प्रोसेस और सब्सटेंस अगर सेक्शन शेड्यूल 2 से निकल के आ रहे हों तो हजार्डस सब्सटेंस और उनसे जुड़े प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो देना वर्कर को ज़रूरी है। वर्कर्स और जनरल पब्लिक जो आसपास में रहती है, वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक इन विसिनिटी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द हेल्थ हजार्ड्स एंड डेंजर्स, और उनके लिए इमरजेंसी प्लान और सेफ्टी मेजर दोनों ही तैयार रखना चाहिए। एक सेफ्टी कमेटी जो है वो अपॉइंट होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। जस्ट बिकॉज आप गरीब हैं डजेंट मीन कि आप सेफ्टी लेके नहीं चलेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द salient फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, राइट। So with this, I, Harshvardhan Tripathi, would want to sign off from today's lecture on Factories Act, and I'll see you guys in the next lecture.